Good morning, students. We have discussed about the concept of development with various aspects like economic development, sustainable development, inclusive development, and human development. To get these development goals, a nation requires a proper planning. And this is the next topic in our chapter, planning in India. To get the development goals, a nation requires a proper planning. Even in family, not the nation, even in family, when we want to complete a task, we plan for that. We estimate the available resources, how to utilize the resource to get the task done. What is this all about? It is planning. Similarly, when it is about nation, the requirement of planning is there. Firstly, this concept means planning. ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले यूएसएसआर, सोवियत रशिया जिसे हम कहते हैं, हम लोग जो बोलते हैं सोवियत यूनियन, तो ये जो है उसने ये टेक्निक 1928 में अपनाई और थ्रू 5 ईयर प्लान, और इससे बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया। वहाँ ये बहुत सक्सेसफुल रहा, लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया और उसके हिसाब से चलने से, उन वहाँ पे प्लानिंग के हिसाब से चलने से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो इंडिया ने भी इसी चीज़ को आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया ने भी इसी इकोनॉमिक प्लानिंग के जो मॉडल है उसको नेशनल लेवल पे अपनाया ताकि तेज़ी से डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वो पूरी तरह से उसके इकोनॉमिक जो उसका स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। वो पार्टीशन की जो दर्द था उससे भी गुज़र रहा था। पॉपुलेशन एकदम से स्वेल अप हो गई थी, बढ़ गई थी। तो इन सब चीज़ों का एक जो रिज़ल्ट हुआ वो इसी तरह से हुआ कि जब तक कि आप प्रॉपर वे में प्लानिंग करके नहीं चलोगे तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता ऐसी कंट्री में। तो बहुत नीचे से लेके ऊपर उठाना था उस वक्त इंडिया को, और उसके लिए ये प्लानिंग करना ज़रूरी था। तो उस समय कई जो थिंकर्स थे इंडिया के, उन्होंने इस बारे में राय दी और उन्हें ये जो रशिया का आइडिया था बहुत अच्छा लगा और उसको अप्रिशिएट कर रहे थे वो लोग। इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी उससे इंडियन जो इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स थे वो बहुत इम्प्रेस्ड थे। और 1930 से 1940 तक के जो टाइम पीरियड था उसमें कई विद्वानों ने अपने अपने प्लानिंग के लिए जो प्रपोजल्स होते हैं वो रखे और उसके हिसाब से डेवलपमेंट के पाथ को अपनी तरफ से उन्होंने सपोर्ट दिया। और इसी में इंडिया के इस इकोनॉमिक प्लानिंग के फर्स्ट जो ट्राई किया वो 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया इन्होंने किया। उन्होंने अपनी बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के थ्रू उसने इंडिया के प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम, प्लान्ड इकोनॉमी के लिए एक प्रोग्राम उन्होंने प्रेजेंट किया। उस बुक का नाम प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है तो आप इसको ध्यान में रखें। ये उन्होंने 1934 में लिखी थी। तो ये जो बुक थी उसमें काफ़ी अच्छा प्लान वे में कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है वो सारी चीज़ें उन्होंने इसमें शामिल की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन 1950 में इस्टेब्लिश किया। तो वो जो है प्लानिंग कमीशन अब वो 5 वर्ष की हर 5 सालों वाली योजनाएं बनाने का काम उसको सौंपा गया। इस प्लानिंग कमीशन का काम, सबसे पहला काम ही यही था कि वो पहले तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कंट्री में उन रिसोर्सेज का एक अंदाज़ा लगाना कि भाई कितने रिसोर्सेज हैं, ये सबसे पहले करना है। तो
उसके बाद उनको किस तरह से उनका यूज़ किया जा सकता है, तो इम्प्रूव करना, उनका एस्टिमेशन लगाने के बाद इस तरह से प्लान करना कि उनका इफ़ेक्टिव और बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन हो और मैक्सिमम हमें फ़ायदा उसका मिल सके, इस तरह से उसे करना था। और इसके लिए उन्होंने कई मतलब जो भी प्लानिंग बनी उसमें क्या प्रायोरिटी है उसको डिसाइड करना कि पहले हमें क्या अचीव करना है वो तय करना, उसके बाद हमें उस चीज़ के लिए क्या रिसोर्स चाहिए उसको देखना, और फिर उन रिसोर्सेस का बहुत ही इफ़ेक्टिव और बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन। यहाँ बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन और इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन की बात क्यों आई है, ये वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इन चीज़ों की बात यहाँ आई है। तो ये तो किया ही किया, उसके अलावा ये भी किया कि केवल सेंट्रलाइज ही नहीं रहने दिया कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करेगी, नहीं, उन्होंने इस प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को डिसेंट्रलाइज करने के लिए जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स और जो यूटीज़ के लोग थे उनको भी अपने शामिल करा प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में, प्लानिंग में भी शामिल किया, और उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए भी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स और यूनियन टेरिटरीज़ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, इनको भी शामिल किया गया। और इसके लिए उन्होंने किसकी 1952 में एक और एडवाइजरी बॉडी की इस्टेब्लिशमेंट किया, वो था नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो टू डिसेंट्रलाइज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया established नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी in 1952 and include states and union territories in planning and execution of plans. Its members also include the chief ministers of states and administrators of union territories. Both Planning Commission and National Development Authority are extra constitutional and advisory bodies. The Planning Commission works under guidelines of National Development Authority. ये नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में काम करता है, कौन? प्लानिंग कमीशन। अब हम चैप्टर में इसके जो गोल्स हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग के जो गोल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। See, goals of economic planning in India. In India, planning was adopted as an important tool for transformation of the country. The path to planning was chosen to fulfill the dreams of glorious future for India. इंडिया के सुखमय और समृद्ध भविष्य के लिए ऐसा सोचा गया। Many ambitious goals and objectives were decided and efforts were made to achieve those objectives during each 5-year plan. हर 5 साल के जो प्लान बने उसमें इन चीज़ों को के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, ऐसा सोचा गया और उसके लिए पूरे एफर्ट्स भी लगाए गए। मेन जो गोल्स थे वो क्या थे? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल है उसको प्राप्त करना, अचीव करना। उसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है उसको हटाना या उसकी समस्या का समाधान करना, उसका कोई सॉल्यूशन निकालना, किस तरह से स्कीम्स बनाई जाएं ताकि इन लोगों को फ़ायदा हो। उसके अलावा जो इनकम डिस्पैरिटीज़ हैं, जो डिफरेंसेस बिटवीन इनकम, इक्वालिटी जो नहीं हो पा रही थी इनकम की, उस चीज़ को सोचा गया कि किस तरह से इनके साथ सोशल जस्टिस बाय रिमूविंग इनकम डिस्पैरिटीज़, तो इनको सामाजिक तौर पे इक्वालिटी महसूस हो, इसके लिए उन्होंने इनकम डिस्पैरिटीज़ को कम करने की कोशिश की। Efficient use of available human resource and expansion of opportunities of employment. जितने ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो मनुष्य मानव जो पूंजी कह सकते हैं इसे, उसका एफिशिएंट यूज़ किया जाए ताकि एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा मिल सके, बेरोज़गारी कम की जा सके, लोगों की इनकम में बढ़ोतरी की जा सके, ये तभी पॉसिबल था जब ह्यूमन रिसोर्स को यूज़ किया जाए। सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑल सेक्टर,
especially in food grains and industrial raw material. हमें बाहर से फूड ग्रेन्स ना मंगवाना पड़े, तो हमारा देश अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट हो कि वो फूड ग्रेन इतना सफिशिएंट हो कि पूरे देश की जो नीड है उसे पूरा किया जा सके। इसी के उसमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो शुरू किया गया। हमने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल जो हैं वो भी अवेलेबल रहें। तो ये क्यों? ताकि हमें बाहर से मंगवाने की, किसी और देश से लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। मॉडर्नाइज द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, जो तरीका इंडिया का ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा था उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना, उसके जो टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करना, उसके अलावा जो भी पुराना सिस्टम जो चल रहा था ट्रेडिशनल वे में उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना धीरे धीरे, ताकि वो भी डेवलपमेंट की राह पे चल पाए। अब एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस, हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब पढ़ रहे थे तो उस समय यही था कि जो बेसिक नीड होती हैं क्लोथिंग, फूड और शेल्टर के अलावा वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। तो वो एक्सपेंड करना ताकि लोग अपने इसके हेल्थ और इन सब के लिए अवेयर रहें, एजुकेशन के लिए इन सब के लिए अवेयर रहेंगे तभी समाज कल्याण हो सकता है और लोग अपने इस हेल्थ और एजुकेशन के बारे में सोचेंगे और उनके लिए जैसे जैसे वो एजुकेशन के लिए ज़्यादा सोचेंगे तो उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो भी बढ़ेंगी। तो ये इसीलिए किया गया ताकि लोग अपना डेवलपमेंट खुद कर पाएँ। अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकॉज सोशल डेवलपमेंट विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकम्स मीनिंगलेस, क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो कैसे, मतलब वो हमेशा के लिए स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इसी में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे तो सोशल डेवलपमेंट हो ही नहीं सकेगा। तो सोशल डेवलपमेंट विद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिकम्स मीनिंगलेस, कि अगर ये नहीं हुआ बिना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। हर इंसान के मन में उसके इनकम के लिए स्टेबिलिटी हो ये देखना चाहिए, तो उसके लिए भी कोशिश की गई। उसके अलावा रूरल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस, ग्रोथ इन एनर्जी प्रोडक्शन एक्सेट्रा। जो रूरल डेवलपमेंट है वहाँ गांव में डेवलपमेंट होगा, तो हमारा जो ज़्यादातर इंडिया है वो गांव में बसता है। तो रूरल डेवलपमेंट किए बगैर सोशल स्टेबिलिटी जो होती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ और एजुकेशन सर्विस, मॉडर्नाइज द ट्रेडिशन इकोनॉमी, ये जितने भी हमने अभी तक के गोल्स पढ़े वो सब बेकार हो जाता है अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो सबको साथ लेके चलना, व्हाट इज़ दिस इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो उसी में ये एक चीज़ आ जाती है कि रूरल एरिया का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, ग्रोथ इन एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। फिर है गोल उसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज़, जो रीजनल असमानताएं हैं उनको भी ख़त्म करना, ये भी एक गोल है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तभी पॉसिबल है कि इंडिया जो प्लान इकोनॉमी होगी, जो प्लान किया जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये तभी हो पाएगा। इन गोल्स को साथ में जब तक नहीं रखेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे जो अब तक के हमारे 5 इयर्स के प्लान बने हैं उनके बारे में। थैंक यू।